हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने शेर शाह के युद्धों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उसके शासन प्रबंध के बारे में। केंद्रीय शासन प्रबंध। शेर शाह एक निरंकुश सम्राट था जिसके हाथों में शासन की सारी शक्तियाँ केंद्रित थी। शासन के प्रत्येक विभाग पर उसका नियंत्रण था। उसकी इच्छा ही कानून थी तथा सभी दीवानी और फौजदारी मामलों के संचालन की शक्तियां उसी के पास थी। अपना मंत्री व परामर्शदाता वह स्वयं था, लेकिन सभी शक्तियां होते हुए भी शेर शाह का शासन जन कल्याण की भावना पर आधारित था। केंद्रीय विभाग तथा मंत्री। अपने प्रशासनिक कार्यों को अच्छे रूप से चलाने के लिए शेर शाह ने प्रशासन को अनेक विभागों में बांट दिया था। प्रत्येक विभाग में एक मंत्री होता था जो अपने विभाग से संबंधित कार्यों को देखता था। वे कौन कौन से विभाग थे? पहला था दीवाने वजारत। यह केंद्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसके प्रमुख को वजीर कहा जाता था। राज्य की आय और व्यय को देखभाल करना उसका उत्तरदायित्व था। दूसरा है दीवाने आरिज। इस विभाग के मुखिया को आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग का कार्य सैनिकों की भर्ती, उनके वेतन भत्ते, सेना का संगठन, साज सज्जा आदि का प्रबंध करना था। तीसरा है दीवाने रसालत। यह विदेश विभाग था जिसके मंत्री को विदेश मंत्री कहा जाता था। विदेशों से आने और वहां जाने वाले दूतों एवं राजदूतों से संपर्क रखना इसका प्रमुख कार्य था। दीवाने इंसा। यह सामान्य प्रशासन विभाग था। इस विभाग का मंत्री शाही घोषणा पत्र और संदेश लिखने का काम करता था। पांचवा है दीवाने कज़ा। इस विभाग के अधिकारी को काजी उल कुजात कहा जाता था। यह न्याय विभाग का विभाग था और काजी उल कुजात निचली अदालतों से आए अपीलों संबंधी मुकदमों तथा कभी कभी पहली बार पेश किए गए मुकदमों का फैसला करता था। छठा है दीवाने बरीद। यह गुप्तचर विभाग था। इसके अधिकारी को बरीदे मुमालिक के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का समाचार बादशाह तक पहुंचाना उसी का काम था। दूसरा है प्रांतीय शासन। शेर शाह के प्रांतीय शासन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। उस समय के स्रोतों से इस संबंध में कोई सूचना न मिलना ही विद्वानों के मतभेद का कारण है। इस बारे में दो मत हैं। डॉक्टर के.आर. कानूनगो का विचार है कि शेर शाह के अधीन सरकार से बड़ी इकाई नहीं थी तथा सूबों का निर्माण और सूबेदारों की नियुक्ति अकबर द्वारा की गई। इसीलिए शेर शाह के शासन में प्रांतों जैसी कोई इकाई नहीं थी। दूसरी तरफ डॉक्टर परमात्मा शरण इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके विचार से शेर शाह के शासनकाल में प्रांतों जैसी व्यवस्था थी। उन्होंने शेर शाह कालीन कुछ प्रांतों के सूबेदारों के नाम भी दिए हैं, जैसे हैबत खां, जिसे बाद में मनसद आला की उपाधि दी गई। अगला है सरकार का शासन। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत या सूबे को आगे सरकारों या जिलों में बांटा गया। अब्बास का शेरवानी ने शेर शाह की काल की 66 सरकारें बताई हैं। इनमें से 19 सरकारें केवल बंगाल प्रांत में थी। अबुल फजल के अनुसार शेर शाह के राज्य में बंगाल को छोड़कर 47 सरकारें थी। इस प्रकार दोनों समकालीन स्रोतों से यह प्रमाणित होता है कि शेर शाह के काल में 66 सरकारें थीं। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदाराना प्रमुख सिकदार तथा मुंसिफान यानी कि प्रमुख मुंसिफ। सिकदार एक सिकदारान का पद ऊंचा और महत्वपूर्ण होता था। यह जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। इसके अधीन सरकार में एक सेना रहती थी। अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सड़कों की चौकसी करना, विद्रोहियों का दमन करना सिकदारान के प्रमुख कार्य थे।
प्रमुख मुंसिफ एक न्यायाधीश होता था। यह दीवानी मुकदमों का फैसला करता था तथा परगने में मुंसिफों के कामों का निरीक्षण करता था। इन दोनों अधिकारियों की सहायता करने के लिए अन्य छोटे अधिकारी तथा लिपिक होते थे। परगने का शासन। प्रत्येक सरकार में कई परगने होते थे। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक अमीन, एक फौजदार तथा 2 कारकुन यानी कि लिपिक होते थे। सिकदार के पास एक सैनिक दस्ता होता था तथा परगने में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनका मुख्य कार्य था। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का फैसला करना, भूमि की माप तथा लगान व्यवस्था की देखभाल करना, कानूनगों का मुख्य कार्य राजस्व का लेखा जोखा रखना होता था। वह हिंदी में तथा फारसी में हिसाब किताब रखता था, जबकि फौजदार परगने का खजांची था। अगला है गांव का शासन। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे। शेर शाह ने ग्रामीण जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी थी, इसीलिए सरकार की तरफ से वहां कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन गांव में मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार होते थे और इनके सरकार स्वीकार करती थी। शासन में इनसे सहायता लेती थी। गांव में एक पंचायत होती थी जिसके सदस्य गांव के बुजुर्ग तथा वयस्क लोग होते थे। पंचायत गांव की सुरक्षा, सफाई, सिंचाई आदि का प्रबंध करती थी। गांव के आपसी झगड़ों का निपटारा भी पंचायत द्वारा किया जाता था। पंचायत के मुखिया को ही मुकद्दम कहा जाता था। पटवारी भूमि कर का लेखा जोखा करता था और चौकीदार उसकी सहायता करता था। अगला है वित्तीय शासन, भू राजस्व व्यवस्था। शासन प्रबंध की सफलता और कार्यकुशलता के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना बहुत ही जरूरी था। शेर शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान में साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। साम्राज्य की आय के बहुत से साधन थे। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला केंद्रीय आय और दूसरा स्थानीय आय। स्थानीय आय को अखबाब कहा जाता था। इसमें कई प्रकार के कर शामिल थे। राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जमीन पर लगाया जाने वाला कर था, जो लगान या भू राजस्व कहलाता था। भू राजस्व या मालगुजारी की व्यवस्था शेर शाह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रमुख बातों पर आधारित थी। पहली, शेर शाह ने यह तय किया था कि मालगुजारी की दर खेत के वास्तविक नाप पर आधारित होनी चाहिए, और दूसरी, प्रमुख फसलों पर मालगुजारी नकद वसूल की जाती थी। तीसरी, भूमि की माप के लिए पूरे साम्राज्य में एक ही मापदंड का निर्धारित किया जाता था। शेर शाह ने रैयतों से सीधा संपर्क स्थापित किया था। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है भूमि की पैमाइश। शेर शाह ने प्रत्येक गांव की कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश के लिए 32 अंगुल के सिकदरी गज का प्रयोग किया गया। 60 गज चौड़े और 60 गज लंबे अक्षेत्र को 1 बिघे के समान माना गया। दौलते शेर शाही के फरमान संख्या 10 से पता चलता है कि कृषि अयोग्य एवं कृषि अयोग्य भूमि के मापने का कार्य अहमद खान ने ब्राह्मणों की मदद से पूरा किया था। शेर शाह के लिए अपने कम समय के शासनकाल में सारी साम्राज्य की भूमि की माप करवाना असंभव था, फिर भी उसने जितना किया वह बहुत ही सराहनीय है। दूसरा है पैदावार की जांच और भूकर का निर्धारण। पैदावार योग्य सारी जमीन की पैमाइश करने के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई, उत्तम, मध्यम और निम्न। तीनों श्रेणियों की भूमि की उपज को जोड़कर तथा 3 से भाग करके प्रति बीघा जमीन की औसत पैदावार निकाली जाती थी। इस औसत उपज का 1/3 भाग सरकारी हिस्से के रूप में किसानों से लिया जाता था, और शेर शाह जमीन की औसत उपज का 1/4 भाग कर के रूप में लेता था।
किसानों को यह सुविधा थी कि वे भूमि कर नकद या अनाज के रूप में दे सकते थे। आमतौर पर भूमि कर नकदी के रूप में लिया जाता था। फसल के अनुसार भूमि कर वर्ष में 2 बार वसूल किया जाता था। तीसरा है भूमि कर निर्धारण की विधियाँ। शेरशाह के समय में लगान निर्धारित करने की 3 विधियाँ थीं। पहली गल्ला बख्शी अथवा बटाई, दूसरी नसक या कनकूत, तीसरी जाप्ती या नकद। पहली थी गल्ला बख्शी या बटाई। भू राजस्व निर्धारण की यह सबसे अधिक प्रचलित विधि थी। इसमें फसल तैयार होने पर किसान तथा मालगुजारी अधिकारियों के सामने 3 भागों में बांटा जाता था। 1 भाग सरकार को मिल जाता था और 2 भाग किसान के पास रह जाते थे। बटाई भी 3 प्रकार की थी, खेत बटाई, लोक बटाई व रास बटाई। खेत बटाई में खड़ी फसल को बांटा जाता था, लोक बटाई में खलिहान में पड़ी फसल को बांटा जाता था तथा रास बटाई में अनाज में से भूसा अलग करने के बाद अनाज को बांटा जाता था। दूसरी विधि थी नसक या कनकूत। नसक का अर्थ अनुमान लगाना था और इस प्रणाली में किसान तथा सरकारी कर्मचारी फसल पकने से पहले उपज का अनुमान लगा लेते थे तथा सरकार फसल पकने पर अपना भाग ले लेती थी। उत्पादन के कम या ज़्यादा होने पर उसका लाभ या हानि किसान को सहना पड़ता था। तीसरी था जब्ती या नकद। इस प्रणाली के अनुसार किसान व सरकार के बीच ठेका हो जाता था, जिसके आधार पर किसान प्रति बीघा की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए भूमि कर देना स्वीकार करता था, चाहे खेत में कितनी ही पैदावार हो या न हो। किसान बटाई प्रणाली को ज़्यादा पसंद करता था। चौथा है ये पट्टा एवं कबूलियतनामा। शेरशाह ने सरकार तथा किसान के संयुक्त हितों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पट्टा एवं कबूलियतनामा की व्यवस्था की थी। सरकार प्रत्येक किसान को पट्टा देती थी, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार तथा किसान द्वारा अदा किया जाने वाला लगान दर्ज रहता था। इसके बदले में किसान सरकार को लगान सेवा की शर्तों को मानने का वचन यानी कि कबूलियत देता था, जिसे कबूलियतनामा कहा जाता था। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। अगला है किसानों की भलाई से संबंधित उपाय। शेरशाह किसानों की भलाई का पूरा ध्यान रखता था। उसका विश्वास था कि किसानों का हित साधन करने से सरकार को हमेशा लाभ पहुंचता है। शेरशाह ने आज्ञा दी थी कि राजस्व निर्धारण के समय किसानों से हमेशा नम्रता का व्यवहार किया जाए, लेकिन मालगुजारी इकट्ठे करते समय नहीं। सेना का आदेश था कि वह कूच करते समय किसानों की फसलों को नष्ट न करे। यदि किसी किसान की फसल को हानि पहुंचती थी तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती थी। जो लोग किसानों को सताते थे, सरकार उन्हें कड़ा दंड देती थी। अब है भू राजस्व व्यवस्था के दोष। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था में अनेक दोष भी थे, जैसे औसत उपज पर लगान वसूल करने से तीसरी श्रेणी की भूमि यानी कि निम्न के मालिक किसानों को उत्तम भूमि के मालिक किसानों की तुलना में अधिक लगान देना पड़ता था। दूसरा, भूमि कर के अलावा किसानों को अन्य कर भी देने पड़ते थे, जिससे किसानों का जीवन दुखमय हो गया था। तीसरा, सरकारी मालगुजारी की नकद रकम के निर्धारण में काफ़ी समय लगता था, जिससे कई भूलें हो जाती थी। चौथा, जागीरदारी प्रथा को शेरशाह पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया था, इसीलिए जागीरदारी भूमि में निवास करने वाले किसानों को इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं पहुंचा था। पांचवा, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार फैल गया था। हालांकि शेरशाह प्रति वर्ष या दूसरे वर्ष परगने के अधिकारियों का तबादला कर देता था, फिर भी वह कर्मचारियों के शोषण से किसानों को नहीं बचा सका। यदि शेरशाह 10 या 20 वर्ष और जीवित रह गया होता तो जमींदार वर्ग समाप्त हो गया होता और हिंदुस्तान उत्साही एवं परिश्रमी किसानों द्वारा खेती किए जाने वाला
सिंचाई युक्त एक ऐसा भूप्रदेश होता जिसमें कोई झाड़ी या घास न होती। सॉरी। अगला है न्याय व्यवस्था। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। उसकी न्यायप्रियता उच्च आदर्शों पर आधारित थी। शेरशाह साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। प्रत्येक बुधवार को वह अपनी अदालत लगाता था तथा आरंभिक व अपील संबंधी दोनों प्रकार के मुकदमे सुनता था। शेरशाह के बाद मुख्य न्यायाधीश जो प्रधान काजी होता था, जो न्याय विभाग का प्रमुख था। प्रत्येक नगर में काजी होते थे। प्रत्येक सरकार में मुख्य सिकदार तथा मुख्य मुंसिफ दीवानी मुकदमे की सुनवाई करते थे। अमीन परगने में न्याय का कार्य करते थे। गांव में ग्राम पंचायत न्याय का कार्य करती थी। न्याय के मामले में सम्राट छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं करता था। वह अपने पुत्र, रिश्तेदार, प्रमुख सरदार, अमीर गरीब सभी को समान रूप से दंड देता था। अगला है पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था। शेरशाह के शासनकाल में पुलिस का कोई अलग विभाग नहीं था। सेना ही पुलिस का कार्य करती थी। आंतरिक विद्रोह को दबाने और शांति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सैनिक अधिकारी ही करते थे। प्रांत में सूबेदार, सरकार में प्रमुख सिकदार और परगने में सिकदार पुलिस का कार्य करते थे। ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में चोरों, लुटेरों, बदमाशों पर कड़ी नज़र रखते थे। अपराधियों को दंड भी देते थे। गांव में शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व की प्रणाली को मजबूत करने के लिए समस्त जिम्मेवारी गांव के मुकद्दम को सौंप रखी थी। गांव में चोरी, डकैती, आगजनी या हत्या जैसी घटनाएं होने पर गांव की पंचायत तथा मुकद्दम अपराधी का पता लगाती थी और उन्हें दंड देती थी। शेरशाह ने उच्च कोटि की गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। यह कार्य दरोगाए चौकी के अधीन था। समस्त प्रमुख नगरों में गुप्तचर नियुक्त किए गए थे, जो सरदारों, उनके सैनिकों तथा जनता से गुप्त रूप से समाचार पाकर उसे शेरशाह के पास भेजते थे। यह विभाग इतना कार्यकुशल था कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घटना का पता लगने से पहले ही शेरशाह को उसका पता लग जाता था। अगला है सैनिक प्रबंध। शेरशाह एक निरंकुश शासक था। उसकी शक्ति का प्रमुख आधार उसकी सेना थी। हालांकि उसने अपना जीवन एक नागरिक के रूप में शुरू किया था, लेकिन सैनिक संगठन के महत्व को वह भली प्रकार से जानता था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की तरह स्थायी सेना रखने की नीति अपनाई थी। उसने सैनिक संगठन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली है सेना की संख्या और संगठन। शेरशाह के पास एक विशाल स्थायी सेना थी। यह सम्राट की अपनी सेना थी, जिसको सैनिक विभाग द्वारा भर्ती किया गया था। शेरशाह की सेना में 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक तथा 5,000 हाथी थे। उसके पास एक तोपखाना भी था। उसके बंदूकचियों का दल अपनी निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। शेरशाह की सेना में अफगानों की संख्या अधिक थी, लेकिन अन्य जातियों के लोग व हिंदू भी उसकी सेना में थे। सैनिक संगठन को कार्यकुशल बनाने के लिए अनेक टुकड़ियों में बांटा गया था। प्रत्येक सैनिक टुकड़ी को फौज के नाम से जाना जाता था। दूसरा है सैनिकों से सीधा संपर्क। शेरशाह स्वयं सेना में भी दिलचस्पी लेता था और सैनिकों से सीधा संपर्क रखता था। वह रंगरूटों की भर्ती स्वयं करता था, स्वयं अच्छी तरह देखभाल कर योग्यता अनुसार उनका वेतन निर्धारित करता था। अगला है दाग एवं चेहरा प्रणाली। घोड़ों को दागने की प्रथा 12वीं सदी से सल्जुकों ने शुरू की थी। शेरशाह से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था का प्रयोग किया था। सैनिक अधिकारियों द्वारा राज्य को धोखा देने से रोकने के लिए शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग एवं चेहरा प्रथा दोबारा से शुरू की। अगला है सैनिक विभाग में कड़ा अनुशासन। शेरशाह ने सेना में अनुशासन पर बड़ा जोर दिया था। नियमों को तोड़ने वाले सैनिकों को कड़ा दंड दिया जाता था। पांचवा है वेतन और पद उन्नति। सैनिकों में वफादारी की भावना का संचार करने के उद्देश्य और सैनिक विभाग में भ्रष्टाचार को दूर रखने के लिए शेरशाह ने सैनिकों के वेतन तथा पद उन्नति के अधिकार अपने पास रखे थे। सैनिकों को
नकद वेतन दिया जाता था, लेकिन अफसर और सरदारों को जागीरें दी जाती थी। अगला है मुद्रा व्यवस्था। शेर शाह के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा संबंधी सुधार करना था। उसके राज्य प्राप्ति के समय धातु की कमी, प्रचलित सिक्कों के में घिसावट और खोटापन तथा सिक्कों में धातु की निश्चित मात्रा न होने के कारण मुद्रा प्रणाली एकदम बिगड़ चुकी थी। इसीलिए शेर शाह ने सभी प्रकार के पुराने सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया और सोने, चांदी तथा तांबे के विशुद्ध सिक्के चलाए। शेर शाह ने अपने शासनकाल में 23 टकसालें स्थापित की। शेर शाह के सोने के सिक्के का नाम अशरफी था, जिसमें 11 मास से शुद्ध सोना होता था। शेर शाह ने चांदी का जो नया सिक्का चलाया उसे रुपया कहा जाता था। तांबे के सिक्के को दाम तथा जनता की सुविधा के लिए आधा दाम, चौथाई दाम, दाम के 8वें भाग, दाम के 16वें भाग के हिस्से के भी सिक्के चलाए गए। अगला है व्यापार संबंधी सुधार। शेर शाह ने देश में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। शेर शाह के काल में कृषि की स्थिति में सुधार आने से व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। मुद्रा संबंधी सुधारों से भी व्यापार को बढ़ावा मिला। शेर शाह ने स्थान स्थान पर वसूल किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया। वस्तुओं पर केवल 2 चुंगियाँ लगाई जाएंगी। एक चुंगी तब लगती थी जब व्यापारिक वस्तुएं राज्य की सीमा से पूर्वी बंगाल में सोनार गांव या पंजाब के रोहतासगढ़ या दूसरे किसी प्रांत की सीमा में प्रवेश करती थी, और दूसरी चुंगी वहां लगाई जाती थी जहां वस्तुएं बिकती थी। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम शेर शाह के जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।